Very good afternoon, students. I am Lalchar Verma, TGT Social Science. Today we will discuss History Chapter 3, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर. तो सबसे पहले बच्चों कंटेंट है, ये कंटेंट आप देख लीजिए जो हमें इसमें डिस्कस करना है. प्रथम विश्व युद्ध, वाइमर गणराज्य, वर्साई की संधि, हिटलर का उदय. बच्चों ये 4 पॉइंट है, इसको हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे. बाकी जो बचे हुए यानी ये पॉइंट्स हैं इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो आपका जो पॉइंट है बच्चों वो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. ये युद्ध बच्चों 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था. और ये जो युद्ध हुआ बच्चों ये 2 गुटों के बीच में हुआ था. एक जो गुट था वो था आपका एलिड पावर्स यानी मित्र राष्ट्र, जबकि जो दूसरा जो गुट था वो था आपका सेंट्रल पावर्स यानी केंद्रीय शक्तियाँ. जो एलिड पावर्स को बच्चों लीड करने वाली जो कंट्रियाँ हैं वो है फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया और बाद में यूएस भी. और जबकि जो केंद्र शक्तियां हैं उनको जो लीड कर रहे थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन टर्की. ये बच्चों इसको लीड कर रहे थे. और जो एलिड पावर्स है बच्चों ये डेमोक्रेटिक कंट्रियाँ थी यानी लोकतांत्रिक थी. और जो सेंट्रल पावर्स थे बेसिकली ये मोनार्कीज थी बच्चों. और इस युद्ध का बच्चों रिजल्ट क्या निकला कि नवंबर 1918 के अंदर क्या हुआ, सेंट्रल पावर्स वर डिफीटेड यानी सेंट्रल पावर्स थी उसको हार का सामना करना पड़ा था. बच्चों मैप के अंदर मैं इन कंट्रीज के आपको लोकेशन दिखा देता हूँ. आप ऑरेंज कलर में जो देख रहे हैं ये बच्चों केंद्रीय शक्तियाँ हैं, जैसे ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हंगरी और जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी. ये ऑरेंज वाली केंद्रीय शक्ति है. जबकि ये जो ग्रीन वाली है वो है एलिड पावर्स यानी मित्र राष्ट्र, जैसे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रसिया. आई होप ये आप लोकेशन आपको समझ में आई होगी. बच्चों जैसा कि जो युद्ध है इस युद्ध के बाद में जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ा वो जर्मनी पे पड़ा. इसलिए इस चैप्टर में हमें जर्मनी के बारे में डिस्कस करना है कि जर्मनी में इस युद्ध के बाद में क्या परिवर्तन आए. तो वहाँ पर बच्चों मैंने आपको बताया था वहाँ पे मोनार्की था यानी वहाँ पर राजतंत्र था. और जो सम्राट थे वो थे केसर विलियम. उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, पद त्याग दिया था या इसलिए वहाँ की जो संसदीय पार्टी है उनको एक मौका मिल गया था कि जर्मनी की एक नई राजनीतिक व्यवस्था में ढाला जा सके. इसी सिलसिले से उन्होंने वाइमर यानी जर्मनी में एक जगह है बच्चों वाइमर, वहाँ पर एक राष्ट्रीय सभा बुलाई यानी एक बैठक बुलाई और वहाँ पर संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया. यानी कहने का मतलब है जैसे फ्रांस में नेशनल असेंबली थी वैसे ही जर्मनी के अंदर वाइमर गणराज्य था. और ये जो सभा बनी बच्चों, इस सभा के अंदर जर्मन जो संसद थी यानी राइक्सटैग, इसके अंदर जो जनप्रतिनिधि का चुनाव जो किया जाने लगा वो सार्वभौमिक वयस मताधिकार के आधार पर किया जाने लगा. यानी कहने का मतलब है सभी चाहे वो पुरुष हो या महिलाओं हो, जाति लिंग भेद इन सबको परे वो वोट देने का सबको अधिकार दिया गया. तो वाइमर रिपब्लिक की जो स्थापना है बच्चों, अगर आप इसकी डेट जानना चाहो तो 9 नवंबर 1918 को ये जो गणराज्य है ये इसका बर्थ यानी इसका जन्म हो चुका था. बच्चों ये अगर आपको कन्फ्यूजन है कि ये क्या था तो मैं आपको एक समझाना चाहूँगा कि ये एक तरह से गवर्नमेंट थी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी से मोनार्की हटने पर वहाँ पर काम कर रही थी. यानी एक गवर्नमेंट थी जर्मनी की. तो बच्चों इस जो गवर्नमेंट थी यानी वाइमर जो गणराज्य था उसके अंदर कुछ कमियां थी कि इसलिए जर्मनी के खुद के लोग ही इसको पसंद नहीं करते थे. तो ऐसी इसमें क्या कमी थी कि जर्मनी के जो लोग थे, जर्मनी के जो नागरिक थे वो इसको नापसंद करते थे. तो हम इसकी वो जो कमियां हैं उन पे डिस्कस करते हैं. बच्चों ये रिक्सटैग है यानी जर्मनी की जो पार्लियामेंट है. बच्चों वाइमर जो गणराज्य था उसकी क्या कमी थी. पहली बात तो ये बच्चों कि ये अस्थिरता थी इसके अंदर और तानाशाह बन सकता था ये. और दूसरी चीज ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित यानी कहने का मतलब है किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल सकता था, हमेशा गठबंधन से सरकार चलती थी. और तीसरी चीज वहाँ पर अनुच्छेद 48 यानी इस अनुच्छेद के द्वारा जो राष्ट्रपति था उसको आपातकाल लागू करने का अधिकार दिया गया.
और वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस के जरिए ही देश में शासन चलाता था। इसका जो पीरियड है बच्चों बेसिकली देखें तो 239 दिन में 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में चलता था। और इस दौरान 48 का जो इस्तेमाल था वो इतना जमकर हुआ कि लोगों का लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था से विश्वास ही उठ गया। तो बच्चों ये गणराज्य की कमियां थी इसकी, इसलिए जो जर्मनी की जो नागरिक थे वो भी इसको पसंद नहीं करते थे। और बच्चों अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब ये सरकार थी यानी वाइमर गणराज्य की थी, तो युद्ध का जो हर्जाना था वो जर्मनी से ही वसूला गया। इसलिए जर्मनी के साथ में एक संधि की गई जिसको वर्साई की संधि कहते हैं। ये जो संधि थी बच्चों 28 जून 1919 में हुई थी। और ये वर्साई बच्चों फ्रांस में एक जगह का नाम है, ये वहाँ पर हुई थी। और इसको एक शांति संधि कहते हैं। यानी जर्मनी के ऊपर ये बहुत ही कठोर थी और इतनी अपमानजनक थी। यानी पूरे जो प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जो उत्तरदायी है वो जर्मनी को ही मान लिया। अब जर्मनी के साथ में क्या क्या इसमें परिवर्तन हुआ बच्चों, जर्मनी से क्या क्या चीज़ें ले ली गई कि जो इसके कोयले जो भंडार थे, लौह भंडार थे, ये पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया इनके हवाले कर दिए। और जर्मनी का बच्चों एक बहुत बड़ा खनिज संसाधनों की भूमि थी राइनलैंड, उस पर भी मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया था और जर्मनी पर 6 अरब का जुर्माना लगाया। ये इतनी ज़्यादा अपमानजनक थी कि जर्मनी के जो लोग थे ना वो वाइमर गणराज्य से घृणा करने लगे थे और इस संधि के लिए वाइमर को जिम्मेदार ठहराने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ कि जर्मनी के लोगों ने वाइमर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया? रीज़न ये था कि क्योंकि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाली जो उस समय जो तत्कालीन सरकार थी वो वाइमर गणराज्य ही था, इसलिए उन्होंने ही इस पर साइन किया था। इसलिए जर्मनी के लोग भी इस तरह से उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे। अब बच्चों ये जो युद्ध हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ संधि के बाद में, ये जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा इसका? बच्चों ये मैप में आप देख सकते हो, ये जर्मनी का मैप है। इसके अंदर ये वो वाला पोर्शन है जो जर्मनी से ले लिया गया। जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये फ्रांस ने ले लिया और इधर वाला जो ये पार्ट है ये पोलैंड को दे दिया गया, तो जर्मनी को, और ये वाला जो पोर्शन ये डेनमार्क को दे दिया। तो जर्मनी का जो जितना उसने साम्राज्यवादी नीति के तहत हासिल किया था वो सब मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। अब व्हाट आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद जर्मनी के साथ क्या हुआ? बच्चों जर्मनी साइकोलॉजिकल रूप से यानी मनोवैज्ञानिक रूप से टूट गया था। वाइमर जो रिपब्लिक था, जो गवर्नमेंट थी उस समय वहाँ पर जो चल रही थी वो एकदम अनस्टेबल थी। यानी वो उस पे से लोगों का विश्वास उठ गया था कि ये आगे जर्मनी को संभाल ले। फिर इसी टाइम पे बच्चों अमेरिका से विश्व मंदी यानी महामंदी का दौर शुरू हुआ था और उसका सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। अब ये जो आर्थिक संकट है इसकी जो मार थी वो जर्मनी पर बड़े पैमाने पर पड़ी और वहाँ पर बेरोजगारी फैल गई। लगभग 60 लोग मजदूर जो थे वो जर्मनी में बेरोजगार हो गए और बेरोजगार को जर्मनी में एक बेरोजगारी ने जर्मनी में बेचैनी सी ला दी। यानी जितने भी युवा थे उनको अपना जो फ्यूचर था वो अंधकार में लगने लगा। और सबसे अधिक जो वर्साई की अपमानजनक संधि थी उसने तो जर्मनी को झकझोर दिया था। यानी जर्मनी अपनी जो खोई हुई जो डिग्निटी थी, जो अपनी गरिमा थी, वो उसको वापस चाहते थे। इसलिए वो एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी वहाँ पर, वो एक ऐसे नेतृत्व की मतलब खोज कर रहे थे कि जो जर्मनी को जो पहले की जो उसकी स्थिति थी, जिस तरीके से वो वार में शामिल हुआ, जिस तरीके से उसने साम्राज्यवादी नीति के तहत वो जो गरिमा पाई थी वो लौटा सके। अब यही नेतृत्व है बच्चों जो उसको ढूंढना था और शायद उसको वो नेतृत्व मिल भी गया था। अब आप ये देख रहे होंगे इन्हें, ये हैं बच्चों एडोल्फ हिटलर। यानी जो जर्मनी के लोगों की जो अंदर की जो सोच थी, वो जो चाह रहे थे कि जर्मनी को जो उसकी गरिमा डिग्निटी वापस लौटे, वो हिटलर उनके लिए पूरी कर सकता था। अब जो हिटलर थे बच्चों, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिटलर का जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था और इनकी जो युवा अवस्था यानी काफ़ी गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी के लिए कोई जरिया ना होने के कारण ये विश्व युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था, फौजी थे। फिर वहाँ पर उन्होंने मोर्चे पर संदेश वाहक का काम किया, कॉर्पोरल का काम किया। तो इस तरह से जो उसका जो बेसिक, अगर आप हिटलर के बारे में जानना चाहते हो तो काफ़ी गरीब, और उन्होंने क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और उसमें पार्टिसिपेट किया था, इसलिए वो जर्मनी की पराजय ने
और वर्साई की संधि ने हिटलर को आग बबूला कर दिया। अब 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक छोटे से समूह की हिटलर ने सदस्यता ले ली थी और संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया था। बाद में जो पार्टी थी जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसको नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया गया, जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। हिटलर बच्चों जबरदस्त वक्ता था, यानी जब वो बोलता था तो लोगों में जोश भर देता, तो लोगों को हिलाकर रख देता। भाषण देने की जो शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसका प्रतिशोध लेना है, जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा दिलाना है, इस तरह के भाषण से उसने जर्मन नागरिकों को, जर्मन की जो लोग थे उनके अंदर एक आक्रोश भर दिया। उसका वादा था कि जितने भी जो बेरोजगार हैं उनको सबको रोजगार दिलाएगा, नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देगा। इस आश्वासन की उसने अपनी विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा, यानी जो पोर्शन पोलैंड ने, जो पोर्शन डेनमार्क ने, जो मित्र राष्ट्रों ने लिया, वो उसको दोबारा वापस लाएगा। तो हिटलर ने जर्मनी को इस तरह के भाषणों से अपने एक तरह से स्पेल बाउंड कर लिया। जब हिटलर चांसलर बना, महामंदी के दौरान बच्चों जो नाज़ीवाद, यानी हिटलर की जो पार्टी की विचारधारा थी उसको नाज़ीवाद कहते हैं, उसने आंदोलन का रूप धारण कर लिया और 1929 में जितने भी बैंक थे वो सब बंद होते गए, मजदूर बेरोजगार हो गए, जैसा कि हमने पढ़ा, मध्य वर्ग में लाचारी भुखमरी फैल गई। अब जो नाज़ी थे यानी नाजीवाद था, वो लोगों को एक बेहतर, यानी जो वाइमर गणराज्य था या जो उस समय की जो तत्कालीन व्यवस्था थी उस पर से लोगों का विश्वास उठने लगा था। और जो ये नई पार्टी जो नाजीवाद वाली जो पार्टी है, नाज़ी पार्टी है, इसमें लोगों को एक अच्छा विकल्प दिखने लगा कि अच्छा ये जो सिस्टम, इससे तो हम परेशान ही है, क्यों ना इस बार इसको चुना जाए। तो राइक्सटॉग यानी जो जर्मनी की जो संसद है उसमें चुनाव हुए 1932 में और 37% इसको वोट मिले और 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडरबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का न्योता दिया और हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। तो बच्चों ये थी हिटलर की कहानी कि हिटलर का उदय कैसे हुआ और हिटलर जर्मनी का चांसलर कैसे बना। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप बच्चों ये देख रहे हो, ये हिटलर हैं, एडोल्फ हिटलर, और ये उनके उदय को मैंने कुछ पॉइंट्स और आपके लिए तैयार किए हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। वाइमर रिपब्लिक की जो कमियां थी उसने हिटलर को तैयार किया, उसकी वजह से हिटलर सामने आया। वर्साई की संधि की जो शर्तें हैं, आर्थिक मंदी थी, बेरोजगारी थी और नाजीवाद यानी नाजी विचारधारा और परिवर्तनवादी और समाजवादी में आपसी फूट, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हिटलर के उदय का कारण बने, यानी जो हिटलर सत्ता में आए। तो बच्चों मैंने इसके बाद एक वर्कशीट आपके लिए तैयार की है। आई होप अब अभी तक जो आपने सुना इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप देख पाओ। प्रथम विश्व युद्ध कौन कौन से देशों के बीच हुआ, यानी कौन कौन से गुटों के बीच हुआ, उन देशों के आपको नाम लिखने हैं। प्रथम विश्व युद्ध के लिए कौन से देश को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया और वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी और इसमें कौन सी कमियां थी। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। वर्साई की संधि कब और कौन से देश के साथ हुई। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना और हिटलर की पार्टी का क्या नाम था। बच्चों आई होप कि आप ये सभी क्वेश्चंस हैं वर्कशीट, ये अब आप कर पाओ और ये लेसन आप नोट कर पाओ, उसके नोट्स बना पाओ। थैंक यू।